एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीआईटी एम ट्रिपल ई के बारे में, एम डबल ई के बारे में। एक्चुअली मैंने इस वीडियो को तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बोलूँगा कि यहाँ पे आके पढ़ने के लिए, क्योंकि यदि मैं पढ़ना शुरू किया तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बी पेशेंस। बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हम बात करेंगे जो कोई भी नहीं बताएगा। कोई भी नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि वीआईटी के अंदर यदि नहीं है तो उसको नहीं पता होगा ये चीज़। तो अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें सबसे पहले वीआईटी की वेबसाइट पे आना है, उसके बाद एडमिशन में जाके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे चले जाना है, ठीक है? यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, लेकिन हमें एमसीए से मतलब है। हम सीधे व्यू मोर पे जाएँगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को डाउनलोड करो, ईच एंड एवरी डिटेल अच्छे से पढ़ के समझ लो। लेकिन यदि तुम्हें शॉर्ट में चाहिए तो प्रोग्राम्स ऑफर्ड किन-किन कैंपसेस में हैं, एलिजिबिलिटी क्या होता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ बीसीए और बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे एलिजिबल है। जो बीबीए है, बीएससी मैथमेटिक्स है, वो लोग एलिजिबल नहीं है। और दूसरा चीज़, रेगुलर और डिस्टेंस दोनों डिग्री एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे वीआईटी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ रेगुलर ही होना चाहिए। हाँ, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, बट रेगुलर या फिर रेगुलर हो या फिर डिस्टेंस हो, वो दोनों चलेगा। एडमिशन प्रोसीजर क्या है वो नहीं दिया गया है, मैं बता देता हूँ, लेकिन हाँ, फीस का चार्जेस ₹1200 लगता है। फी स्ट्रक्चर 1,37,000 फर्स्ट ईयर, फिर यही सेम फीस सेकंड ईयर में भी लगता है। तो अप्रॉक्स 2,74,000 के आसपास में होता है, 2,74,000। और 3,000 सिक्योरिटी मनी है जो रिफंड हो जाता है। सो हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है? तो यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं बता भी देता हूँ फिर भी। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या-क्या हैं? तो 1 मार्च से 20 मई तक तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद मई के बाद 6 दिन के बाद से तुम्हें स्लॉट ओपन्स होंगे रजिस्टर करने के लिए एग्ज़ाम के लिए। जब एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करोगे तो 4 या 5 जून को तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होता है। वो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मैंने बोला ना, उसमें डाउनलोड करोगे तो सब दिख जाएगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट 10 तारीख को आ जाएगा। 21 को काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग के बाद तुम्हें बोला जाएगा 11 जुलाई से पहले, ये लास्ट डेट है, तुम्हें 1 लाख रुपए पे करना होगा, अदरवाइज़ तुम्हारा कैंडिडेचर जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा, मतलब तुम एडमिशन लेने के लिए नहीं रहोगे, और तुम्हारे क्लासेस जो हैं जुलाई में स्टार्ट हो जाएँगे। अब तुम सोचोगे भैया हम पहले ही 1 लाख रुपए कैसे दे दें? कोई बात नहीं है, उसका भी उपाय है। यहाँ पे वीआईटी बोलता है कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले यदि तुम अपना एडमिशन कैंसल कराना चाहते हो, तो करा सकते हो। उसके लिए तुम्हें सिर्फ़ 11,800 रुपए कुछ है करके देना पड़ता है, बाकी रुपया रिफंड हो जाता है। तो ये मतलब ब्रोचर पे क्लिक करके जब तुम पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। फ़ी रिफंड पॉलिसी मैंने तुम्हें बता दिया, और यदि तुम्हें एमसीए कोर्स से ही आफ्टर विथड्रॉ करना होगा, मतलब कुछ दिन के बाद से 2 महीने 4 महीने पढ़ने के बाद तुम्हें विथड्रॉ करना है, तो रिफंड पॉलिसी यूजीसी और एआईसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार वीआईटी फॉलो करता है। तो यूजीसी का नॉर्म्स क्या है, वो यूजीसी की वेबसाइट से देख लेना। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या सबमिट करना है देख लो, यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है? एक बार अच्छे से पढ़ लो। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के बारे में मैंने बता दिया है, और वीआईटी एमईई सिलेबस के बारे में अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ तुम पढ़ के समझ सकते हो। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें इतनी इंग्लिश आती होगी कि तुम इतना पढ़ के समझ जाओ। फिर भी कहीं डाउट है, यदि मतलब कुछ चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही है, तो पहले ये पूरा वीडियो देख लो, नहीं समझ में आए कमेंट कर दो, मैं बता दूँगा। अब मेन चीज़ पे चलते हैं, जो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव होने वाला है। तो सबसे पहले कुछ और डाउट्स को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ और ज़्यादा डाउट्स बच्चों ने भेजा है, आई मीन थ्रू द चैट्स बॉक्स। तो मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ एक बार अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं कुछ मेन डाउट को लेकर, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो तीनों कैंपसेस में किस चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है? तो बस लोकेशन वाइज़ ही डिफरेंस है, अदरवाइज़ सब कुछ सेम है। मतलब लोकेशन वाइज़ इन द सेंस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तीनों अलग-अलग जगह पे हैं बस। क्योंकि दोनों, मतलब यदि मैं पढ़ाई की बात करूँ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीनों में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है? प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पे आता है कि भैया हमने वीआईटी भोपाल से हूँ, चेन्नई से हूँ, तो यहाँ पे प्लेसमेंट कम होगा क्या? नहीं, प्लेसमेंट वीआईटी बोलता है पूल कैंपस। पूल कैंपस का मतलब ये होता है कि भोपाल, चेन्नई, वेल्लोर तीनों को मिला के वो प्लेसमेंट कराता है। मतलब एक एबीसीडी नाम की कोई कंपनी आती है, ठीक है? वो बोलती है वीआईटी के अंदर आती है। तो इसको फिल करने के लिए तीनों बच्चे एलिजिबल है, मतलब तीनों कैंपस के स्टूडेंट एलिजिबल है इस कंपनी को अप्लाई करने के लिए।
अब यहाँ पे एक और डाउट आएगा, तो भैया इस हिसाब से तो वेल्लोर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलेगी। नहीं, ये भी गलत सोचना है। एक बात बताओ, जो कंपनी आ रही है उसको अच्छे कैंडिडेट चाहिए होंगे कि उसको अच्छे कैंपसेस से मतलब है? हाँ, ठीक है, वो वीआईटी में आ रही है, वो सब अलग बातें हैं, बट यहाँ पे ध्यान से सोचो, तो वो जब कैंडिडेट इन सारे बच्चों को देखती है, तो वो ये नहीं देखती है कि ये कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आई मीन वेल्लोर कैंपस या चेन्नई। तो प्रायोरिटी की जो बात है, वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कैंपसेस पे, वो डिपेंड करता है बच्चे की कैपेबिलिटी पे, ठीक है? तो प्लेसमेंट में यही होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, फीस क्या है? तो फीस तीनों कैंपसेस का सेम है, ठीक है? हाँ, ये मैं स्टडी फीस की बात कर रहा हूँ, मतलब कोर्स की फीस की। हो सकता है कि तुम्हारे हॉस्टल्स चार्जेस जो हो वो प्लेसेस अलग हैं तो वैरी कर सकते हैं, वेल्लोर के लिए अलग, चेन्नई के लिए अलग, बट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से फीस उतना ही है, 1,37,000 एक साल का, फिर सेम फीस अगले ईयर का, इतना फीस है। 3,000 रुपये कुछ हिडन चार्जेस करके मैंने एक वीडियो बनाया, वहाँ पे देख सकते हो वीआईटी का रेस्ट ऑफ द फीस के बारे में। उसके बाद बोलता है कि मतलब एक और डाउट उस लड़के का ये था कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका रेशियो क्या है, कि मतलब भोपाल कैंपस में, चेन्नई कैंपस में, वेल्लोर कैंपस में। देखो इसका कोई एग्जैक्ट रेशियो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि देखो भोपाल कैंपस में आई थिंक अभी के टाइम में 100 के करीब में होंगे, चेन्नई कैंपस में भी 100, और मेन कैंपस में 300 के आसपास में है, ठीक है? लगभग टोटल, लगभग, मैं ये पूरा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लगभग में 500 के आसपास में है। हो सकता है 50 ऊपर नीचे हो जाए, वो अलग बात है। तो ये एक रेशियो देना बहुत ही अजीब हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 300 स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ ज़्यादा प्लेस्ड इसमें होंगे। बट यदि इसकी बात करोगे तो मतलब ये डिपेंड करता है कि बच्चे में कितना कैपेबिलिटी है, क्योंकि कंपनी इस चीज़ को लेके कभी भेदभाव नहीं करती है कि नहीं आप वेल्लोर से हो तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप शायद समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किनको सेलेक्ट करके ले जा रही है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है कि एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना प्लेसमेंट के दौरान इन मतलब भोपाल और चेन्नई वाले कैंपसेस में जो है, तो नहीं, ये भी नहीं होता है। यदि आप भोपाल से हो, चेन्नई से हो, वेल्लोर से हो, डजेंट मैटर, यदि आप टैलेंटेड हो और उस कंपनी को सूट के लिए सूटेबल हो, आप जाओ। इवन बहुत ऐसे केसेस में वेल्लोर के बच्चे नहीं सिलेक्ट होते हैं लेकिन चेन्नई के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग तेज हैं, सीधा बात। तो इसी की वजह से, मतलब तेज हैं बोलो या फिर ये बोलो कि उन्होंने निकाल लिया, तो ये बात सही है। और ये प्रायोरिटीज की कोई बात नहीं है, ठीक है? अब देखो एक और डाउट आता है कि सर्टिफिकेट, जब तुम्हारा सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस पे क्या लिखा रहेगा कि वीआईटी चेन्नई या वीआईटी वेल्लोर, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर सिर्फ लिखा रहेगा एक चीज, वीआईटी। ना ही वेल्लोर, ना ही चेन्नई, ना ही भोपाल, ठीक है? सिर्फ वीआईटी का मेंशन रहेगा सर्टिफिकेट के ऊपर में। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि यदि तुम भोपाल से हो तो तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिख के आएगा या यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम, पोस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम वीआईटी भोपाल, नहीं। सिर्फ वीआईटी का नाम रहता है, सिर्फ वीआईटी। मतलब तुम किसी को बोल सकते हो कि हाँ मैं मेन कैंपस से था, डिग्री दिखा सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे लिखा ही नहीं है। मतलब एक मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ, बट हाँ, ये ऐसा है सीन। अब तुम्हारा एक और डाउट आ रहा होगा कि भैया तीनों कैंपसेस में डिफरेंस क्या है, भोपाल में, चेन्नई में, वेल्लोर में? तो देखो एक चीज का मुझे जो डिफरेंस अभी तक लगा है कि भोपाल और चेन्नई में तुम यदि मतलब हो, तो दिक्कत क्या होगा कि प्लेसमेंट के टाइम में तुम्हें वेल्लोर आना पड़ता है, क्योंकि जब भी कंपनी बुलाती है, आई मीन अभी तो वर्चुअल हो रही है चीजें, तो तुम ऑनलाइन बैठे कहीं से भी कर सकते हो, बट यदि उन्हें फेस टू फेस कम्युनिकेशन चाहिए तब तुम्हें ट्रैवल करके आना होगा। उस ट्रैवल का कॉस्ट आई थिंक कि कैंपस पे करता है, ठीक है? कैंपस ही पे करेगा उसका, क्योंकि लिखा हुआ मेल में था हम लोग के टाइम में जब एक कंपनी आई थी तो। खैर वो सब छोड़ो, बट ये यहाँ पे तुमको ट्रैवल करना पड़ सकता है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो तीनों कैंपसेस में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि उनकी डिग्री की मैं बात करूँ तो नेट या पीएचडी क्वालिफाइड है। जिस टाइम में हम लोग का हुआ था 2020 में, तो उस टाइम में सर ने बोला था कि 80% पूरे प्रोफेसर्स जो हैं वो पीएचडी प्रोफेसर्स हैं। रेस्ट ऑफ द 20 वो मास्टर डिग्री है, लेकिन उनके पास में नेट का और बहुत साल का, मतलब मैनी ऑफ द इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग हैं। तो उनको भी वो कोशिश कर रहा है पीएचडी कराने का। तो भाई जो भी बंदा पीएचडी करता है ना, तुम इतना समझ लो कि वो बहुत तेज होता है, बहुत। तो वो तुम्हें पढ़ाने के लिए कैपेबल होगा, और पीएचडी के साथ में यहाँ पे इन लोग के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है। तो यदि तुम पढ़ाई के पॉइंट से फोकस करो तो कोई भी कैंपस खराब नहीं है। अब मैं भी, तुम बोलोगे भैया आपके हिसाब से कौन सा प्रेफरेंस ज्यादा अच्छा है? मेरे हिसाब से वेल्लोर। रीजन,
वेल्लोर एक मेन कैंपस है, ठीक है? कैंपस एरिया की मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा इसका ज़्यादा ही है, मतलब भोपाल और चेन्नई से, कैंपस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती बट फिर भी। और उसके बाद प्लेसमेंट के लिए मैं बात करूँ तो तुम्हें कहीं पे भी ट्रैवल के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मेन कैंपस में थोड़ी-सी फ़ायदा है, फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, लेकिन भोपाल, चेन्नई में तुम लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मतलब यही सब 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि मेन कैंपस लो, थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहता है बस। प्रेफ़रेंस प्रायोरिटी कुछ नहीं है भाई, सबको बराबर है, सब बराबर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, इतना ही में 10 मिनट हो गए, ख़ैर छोड़ो। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है वीआईटी एम ट्रिपल ई के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, एम डबल ई की। तो देखो, जब तुम आईबी को पढ़ोगे, वहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मिलेगा कि आईबी में तुम्हें क्लियरली लिखा हुआ मिलता है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, मैं दिखाता हूँ। देखो, ये मेरा मतलब बीआईटी का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, लेकिन मैंने स्किप कर दिया, मैं सीधे 6 नंबर पेज पे हूँ, जब तुम डाउनलोड करोगे तो आ जाएगा। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर में सीधे लिखा हुआ है कि 600 क्वेश्चन्स होंगे और 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन जो होगा वो कि चूज़न टेक्निकल सब्जेक्ट से होगा, 20 विल बी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है? मतलब नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है? रॉन्ग आंसर के लिए तुम्हें कोई नेगेटिव, मतलब जय माता दी तुम आराम से मार सकते हो। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है? यहाँ पे अब मैं तुम्हें थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई कर देता हूँ कि क्या है। देखो, मैथ प्लस कंप्यूटर प्लस इंग्लिश को मिला के वीआईटी एग्ज़ाम लेता है, वीआईटी एम डबल ई का, ठीक है? ये तीनों को मिला के, एम फॉर मैथ, सी फॉर कंप्यूटर, ई फॉर इंग्लिश। इंग्लिश जो होता है वो 20 नंबर का होता है। 80 मार्क्स का तुम्हारा ये सब्जेक्ट होता है। इसमें भी यदि मैं तुम्हें फ़िल्टर करके बताऊँ, मतलब ये सिर्फ़ एप्रोक्सिमेटली है, ये सही नहीं फिगर है क्योंकि हर बार बदलते रहता है, इसी की वजह से। तो मैथ और कंप्यूटर का जो रेशियो होता है वो तुम ऐसा समझ सकते हो कि 40 और 60 का रहता है। 40 भी नहीं बोल सकते, उसको 30 ही समझो तुम, लेकिन 40 मैं फिर भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो 40 प्लस 60 का ये एक रेशियो रहता है। कंप्यूटर पे फ़ोकस यदि तुम कर लिए तो तुम्हारा निकल जाएगा, क्योंकि तुम मतलब बीएटी क्या करता है, बीसीए या बीएससी कैंडिडेट को ही लेता है। तो अब इन बच्चों को पहले से ही कंप्यूटर आता है, इनको प्रिपरेशन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ये मैथ जो प्रिपरेशन करना है, इनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि तुम्हें सिर्फ़ इसके लिए 1 आवर या 2 आवर देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि तुम आराम से इसको रिवीज़न कर सकते हो, क्योंकि 1 से लेके 12 तक तुमने मैथ पढ़ा है, आराम से कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ, 1247 के एक फ़ॉर्मूला है, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को पहले दिन पढ़ो, फिर दूसरे दिन पढ़ो, फिर उसके बाद चौथे दिन पढ़ो और फिर 7वें दिन पढ़ो। वो तुम्हें ईज़िली याद हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन जब तुम्हें पढ़ते हो तो 100% मेहनत करना पड़ता है, दूसरे दिन 80%, क्योंकि ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है। चौथे दिन जब तुम पढ़ोगे तुम्हें 50% और 7वें दिन तुम्हें 10% मेहनत करने की ज़रूरत है। बस, बाकी पूरा क्लियर। मतलब पहले दिन तुम पढ़ोगे 2 घंटा लग सकता है, दूसरे दिन पढ़ोगे तुम्हें 1 घंटा और डेढ़ घंटा लग सकता है, तीसरे दिन तुम पढ़ोगे तुम्हें आधा घंटा लगेगा, चौथे दिन और 7वें दिन तुम पढ़ोगे उसको 10 मिनट में तुम पढ़ जाओगे पूरा। तो ये एक रिवीज़न करने का बहुत अच्छा तरीका है जिसको तुम अपना सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन पैटर्न। अब क्वेश्चन का सिलेबस क्या है? तो देखो, यहाँ पे वीआईटी एम डबल ई का सिलेबस दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करोगे जब, वो कुछ ऐसा खोलेगा। यहाँ पे तुम पेज नंबर 19 पे आ जाओगे, यहाँ पे एमसीए का सिलेबस तुम्हें मिल जाएगा। तुम देख लोगे मैथ में अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। और फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, मतलब कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें। इंग्लिश की भी सिलेबस यहाँ पे दी हुई है। तो देखो, इंग्लिश के लिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब तुम्हें पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जिस बंदे का इंग्लिश अच्छा है उसको आराम से इसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश 20 नंबर का है, फ़ोकस कर सकते हो, 2-4 दिन, 10 दिन बैठ जाओ तैयारी करने, ये आराम से तुम निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन चीज़ जो होता है मैथ और कंप्यूटर का। अब इंग्लिश कहाँ से पढ़े ये वाला क्वेश्चन मत पूछना भाई, इसके लिए कोई बुक नहीं है, तुम गूगल कर सकते हो, डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें। टेक्निकल इंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, मेमोज़ राइटिंग क्या होता है, मिनट्स कैसे लिखते हैं, बहुत ईज़ी-ईज़ी चीज़ है, तुम देख सकते हो एक बार गूगल पे। अब एक बार बात करते हैं ये कंप्यूटर और मैथ के फील्ड्स को लेके। तो देखो, तुम्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है दोनों समझ लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, बहुत टाइम में क्या होता है, तुम लोग बुक लेके बैठ जाते हो पढ़ने के लिए। अब बुक लेके जब तुम बैठोगे फिलहाल पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्च खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास अप्रैल प्लस मई का टाइम है, क्योंकि जून में तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो 2 मंथ तुम्हारे पास टाइम है। तो 2 मंथ में तुम किसी भी बुक उठा लो, नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है? तुम मतलब फँस के रह जाओगे। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ।
यदि तुम यहाँ पे जा रहे हो, देखोगे तुम्हें कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन पढ़ना है। अब तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट ये टॉपिक सर्च करोगे या फिर बुक में जाके ये टॉपिक पढ़ोगे। भाई ये छोटा-मोटा टॉपिक नहीं है, तुम नहीं कवर कर पाओगे। सिर्फ़ इसको पढ़ने बैठोगे ना 2 महीने लग जाएगा तुम्हें, पूरा अच्छे से पढ़ने में, अच्छे से। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं क्या बोलूँगा कि इस सब टॉपिक को उठाओ, सब टॉपिक लीनियर एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की चीज़ों को, डेटा स्ट्रक्चर में एरेज़, स्टैक, क्यू ये सब पढ़ो। ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें, एक बार बस तुम्हें रिवीजन करना है। तुम ज़रा ध्यान से सोचो एरेज़ में क्या पूछ सकता है, तुम्हें ये नहीं बोलेगा कोड लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव होता है सारा क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव है तो तुम्हें बस क्या करना होगा, जैसे कि तुम्हें स्टैक हो गया, ठीक है? तो इस सब में क्या होगा, लीनियर लिंक लिस्ट वगैरह हो गया, तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर यही सब पूछ सकता है कि यदि एक ट्री है 1, 2, 3, 4 ये इन ऑर्डर में, इसको पोस्ट ऑर्डर में बदलिए, इसको प्री ऑर्डर में बदलिए, इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। मतलब बेसिक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव नहीं है। ना ही तुमको यहाँ पे कोड लिखने के लिए बोलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक कोड उठा के दे देगा, लाइक एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। बताइए इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई एरर आएगा कि नहीं आएगा? तो थोड़ा बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आप सब टॉपिक को उठाओ, गूगल पे डालो, उसके रिगार्डिंग उसके बेसिक्स को फंडामेंटल पढ़ लो थोड़ा-सा। यदि वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो थोड़ा-सा एक क्वेश्चन उस पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या फिर कोडिंग से रिलेटेड हो। एक क्वेश्चन तुमको उसका सॉल्व ज़रूर करके देख लेना है। एरे में भी घुसोगे, अब तुम एरे के पूरा डेप्थ में मत चले जाना कि एरे प्लस डीएसएम को मिला दो। नहीं, इतना करोगे ना कभी नहीं झेल पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एरे पढ़ रहे हो, बेसिक सा पढ़ लो, डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज़ कैसे होता है, वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। ये सब थोड़ा-थोड़ा बेसिक चीज़ जानो, मैथ भी पढ़ो उसके साथ-साथ। मार्क्स स्कोर तभी होगा। इसके लिए बुक मैं प्रेफ़रेंस नहीं करता हूँ, लेकिन यदि तुम्हें बुक चाहिए तो अपने बीसीए के बुक्स को उठाओ और पढ़ो, 12th के बुक्स को उठाओ और मैथ निकालो, ठीक है? तुम्हें जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उनको सबसे पहले देखो, बुक्स को क्या बोलते हैं ना हम लोग, रेफ़रेंस बुक, ठीक है? मतलब रेफ़रेंस बुक या टेक्स्ट बुक, 2 ही चीज़ होते हैं हमारे पास। अब टेक्स्ट बुक पढ़ने जाओगे फिर भी टाइम लगेगा, रेफ़रेंस बुक पढ़ोगे फिर भी टाइम लगेगा। बेटर ऑप्शन है गूगल करो, उसके बारे में रीड आउट करो, नहीं समझ में आ रहा है ना, टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ लो, समझ में आ जाएगा सब चीज़। तो आई थिंक कि इस तरीके से क्या होगा ना कि तुम्हारे पास 10 टॉपिक होंगे तो 8 तुम्हें गूगल से समझ में आ जाएँगे, 2 नहीं समझ में आए तो बुक से। टाइम सेव हुआ यहाँ पे तुम्हारा। तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम सेव करने की कोशिश करो, तुम्हारे पास ओनली 2 मंथ्स है। तो ये तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन है। अब इसको क्रैक करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मतलब भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत ही ईज़ी आएँगे, मतलब बहुत ईज़ी कहने का मतलब एवरेज क्वेश्चन्स आते हैं, जो ना ही हार्ड हो और ना ही मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा मतलब ईज़ी हो। तो यहाँ पे मॉडरेट टाइप का होता है, एवरेज टाइप के जो क्वेश्चन्स होते हैं। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मुझे पता है कि तुम लोग डायरेक्ट चाहते हो कि बंदा क्वेश्चन ही दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न अलग-अलग रहता है। मतलब किसी टाइम में कुछ पूछ दिया, किसी टाइम में कुछ पूछ दिया। तुम लोगों ने निमसेट का प्रीवियस ईयर का पेपर ही देखा होगा कहीं पे, तो तुम खुद उठा के देखो, कोई पैटर्न नहीं है उसमें कि किससे क्या पूछेगा। कभी किसी से कितना नंबर का पूछ देता है, कभी किसी चीज़ से कितना नंबर का पूछ देता है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि जिस टॉपिक में तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे मान लो कि तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ताकि इसका नंबर तो कम से कम स्कोर हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को थोड़ा-सा कम ही फोकस करो। जब डेटा स्ट्रक्चर तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, चलो ये मेरा कवर हो गया, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर को उठा लो। तो ये एक स्ट्रैटेजी अपने से बनानी पड़ती है कि हमें किस तरीके से फॉलो करना है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बट डायरेक्ट हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि मैं तुम्हें ये बोल दूँ कि हाँ, ये ये घोर के पी लो, मतलब ये घोल के पी लो और तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये तुम्हें फिगर आउट करना होगा कि तुम कैसे इन सब चीज़ों को ग्रैब करते हो। तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, बोलो कमेंट सेक्शन में, मैं अगली बार वीडियो बना दूँगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।